इधर ही बैठ जाओ अक्षय। अच्छा ये टूटी हुई है, या तो बैग इस वाली चेयर पर रखना। आज हम लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। जो सीए इंटर और सीएमए इंटर का कॉमन टॉपिक है ना, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट के पहले जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें लॉ के बारे में पता होनी चाहिए, वो ही बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स अलग अलग है वो तो अलग अलग ही करते हैं। तो सीए इंटर में हमारे पास है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, और सीएमए इंटर में है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। ठीक, सबसे पहले मैं सीए इंटर का सिलेबस बता रही हूँ, फिर सीएमए इंटर का बताती हूँ। ठीक है, तो सीए इंटर में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है कंपनीज एक्ट, फिर है एलएलपी एक्ट 2008, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जो हमारे पास ये टॉपिक्स है ना, ये दो टॉपिक, ये दिस कंप्राइजेज ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, और जो हमारे पास पार्ट बी है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा और इंटरप्रिटेशन, ये 30 मार्क्स के हैं। अभी जो हमें स्टार्ट करना है आज, वो कंपनीज एक्ट से शुरू करना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट सीए इंटर और सीएमए इंटर दोनों का एक कॉमन टॉपिक है। और सीए इंटर में ये हमारी है पार्ट ए दिस, और ये है हमारा पार्ट बी। इतना पढ़ना है हमें। ठीक है, अब सीए में इंटर का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। ये आपको लिखना है, एक बार लिख लिया? ठीक है,
ये है CMA इंटर का सिलेबस। इसके अंदर आपका जो ये सेक्शन सी है ना, कॉर्पोरेट लॉ, इसके अंदर हमें पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013 और यही सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 40% मार्क्स। ठीक है, बाकी हमारे पास कमर्शियल लॉ के अंदर चैप्टर्स हैं जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे हमारे सेक्शन ए में चैप्टर्स हैं। फिर सेक्शन बी है इंडस्ट्रियल लॉज, इसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, वेजेस, इन सब के बारे में हमें चैप्टर सेक्शन बी में पढ़ना है। सेक्शन सी है हमारा कंपनीज एक्ट पूरा, और सेक्शन डी के अंदर हम एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, ये अब लिखना है तो आप लिख लो। जो LLP है ना, वो फाउंडेशन जैसा सेम है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में जो आपने उधर सेक्शंस पढ़े थे, इधर उससे ज़्यादा पढ़ना है। और ये तीनों एक्ट तो बिल्कुल आपके लिए न्यू ही है। ठीक है, कंपनीज एक्ट उधर बहुत कम पढ़ा था, इधर बहुत ज़्यादा पढ़ना है। LLP का क्या है ना, LLP क्या होती है, कंपनीज और पार्टनरशिप का मिक्सचर होता है, मिक्स होता है। तो आजकल जो रियल वर्ल्ड में जो LLP पर है ना, ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, तो CA ने भी क्या करा है, उस पर LLP पे ज़्यादा फोकस दिया है कि वो आना चाहिए। क्या करते हैं, इस फाउंडेशन में हो सकता है बच्चे छोड़ देते हैं LLP को, तो इसलिए यहाँ पर इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो मे बी इसलिए इन्होंने LLP एक्ट वहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी रखा है। और कंपनीज एक्ट तो वहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइड है। यहाँ पर हमारे पास पूरी एक बुक, मॉड्यूल 1 हमारे पास पूरा कंपनीज एक्ट का है, फिर मॉड्यूल 2 में भी कुछ पार्ट कंपनीज एक्ट का है, फिर मॉड्यूल 2 भी पूरा कंपनीज एक्ट का है, मॉड्यूल 3 में हमारे पास LLP एक्ट है, और बाकी तीनों एक्ट मॉड्यूल 3 के अंदर है। अब इसके अंदर हमें बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने हैं ना, कंपनीज एक्ट भी एक्ट है ना, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना है, और जैसे LLP एक्ट है, ये सब एक्ट्स हैं। तो अब सबसे पहले ये बताओ कि एक्ट होता क्या है, क्या किसी को पता है एक्ट क्या होता है? हाँ, वो तो एक प्रोसेस हो गया ना कि जिस तरीके से एक्ट बनता है, वो बिल पास करके लोकसभा राज्यसभा, ये क्या बात हो क्या? मैम को बता देती हूँ, वो उधर स्टूडेंट्स को बता देंगी। एक बार इसको बंद करना। खत्म हो गया क्योंकि सुबह की लाइट गई हुई है, काफी लंबी हो गया गैप। अभी ये चलेगा? ये चल नहीं पाएगा अभी ना। अच्छा, तो कभी वो गई। अरे क्या हाल है आपके? कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बार तो खतरनाक रिजल्ट गया है, उसके अंदर आपको हुआ है क्लियर। हाँ, जैसे हमें प्रॉब्लम थी कि मतलब कॉलेज और वो दोनों मैनेज नहीं होगी, कॉलेज क्या? के एग्जाम हाँ, भी साथ में थे, तो तब मैंने हमारा चलो सही है। लाइट ना काफी सुबह की गई हुई है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है, बट इस बार काफी ज्यादा रिजल्ट कम गया है, बहुत हाई से आधा तो 3%। वो पूरा होता है, कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें ना। अभी मेरे को ऐसा न्यूज़ यही आ रही है कि इस बार अब ICI इतना ही मेंटेन करके रखेगा रिजल्ट। फाउंडेशन का 15% कुछ भी नहीं है, बच्चे की हुई हालत हो जाए, IAS के पेपर बन जाएंगे।
हेलो मैम, वो लाइट चली गई थी, अभी आ गई है। हाँ हाँ, अब दोबारा शुरू हो गई। हाँ हाँ हाँ, शुभम ने ज्वाइन कर। यस मैम। ओके। शुभम सीए इंटर ना? यस मैम। हाँ ठीक है, तो अभी तक हमने इसके लिए बस इतना ही देखा कि क्या सिलेबस है हमारा सीए इंटर का। कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये हमारा सिलेबस है पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये 2 चैप्टर्स 70 मार्क्स के और ये 3 चैप्टर्स 30 मार्क्स के। बस इतना अभी तक देखा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम ये बोल रहे थे कि एक्ट क्या होता है, तो आपने आंसर दिया था कि लोकसभा राज्यसभा, बट वो है हमारा एक एक्ट बनने का प्रोसेस, है ना। मैंने पूछा कि एक्ट होता क्या है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सेक्शंस होते हैं, है ना, प्लस सब सेक्शंस होते हैं, देन क्लॉजेस, देन सब क्लॉजेस। चला लेना इसको ना फैन, जब तक ये चल रहा है, जैसे ही बंद होगा बंद हो जाएगा। चला दो। ठीक है, तो सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस सब क्लॉज मिलकर के क्या बनता है, हमारा एक्ट बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ एक एक्ट से पूरा लॉ नहीं बनता। एक्ट में एक्ट के साथ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, देन ऑर्डिनेंसेस होते हैं, बाय लॉज होते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास केस लॉज होते हैं। तो जब ये सब इकट्ठा होते हैं तब जाकर के हमारा क्या बनता है, लॉ बनता है। तो ये डिफरेंस है एक्ट और लॉ में। तो बेसिकली एक्ट क्या है ना, लॉ का एक सब पार्ट है। जो मेजर सेक्शन, जो मेजर पार्ट है वो लॉ के अंदर, वो एक्ट का ही है। लेकिन एक्ट के साथ हमारे पास रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेस, बाय लॉज, नोटिफिकेशन, केस लॉज, ये सभी आता है, तब जाकर के पूरा एक लॉ बनता है। और एक्ट के अंदर क्या है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेज और सब क्लॉजेज। मतलब जैसे कोई एक मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 वो हमारा सेक्शन हो गया, फिर उसके अंदर का सब पार्ट सब सेक्शन हो गया, उसका सब पार्ट क्लॉज हो गया, फिर उसका भी सब पार्ट सब क्लॉज हो गया। ये हमारा इस तरीके से चलता है। अब क्या आपको इंडिविजुअल मीनिंग पता है एक्ट क्या है, वो तो मैंने बताया। अब रूल्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होता है, ऑर्डिनेंसेस क्या होता है, बाय लॉज क्या होता है, केस लॉज क्या होता है, इन सब का इंडिविजुअल मीनिंग्स कुछ कोई बता सकता है, किसी को पता है? सबसे पहले तो इतना लिख लो, फिर हम एक एक डेफिनेशंस करते हैं सबकी, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेस, बाय लॉज, केस लॉज की। डन? ऑनलाइन सबका डन? ओके, हाँ। तो सबसे पहला एक्ट तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स क्या होता है। तो जब कभी भी हम एक्ट रीड कर रहे होंगे ना, जैसे कंपनीज एक्ट हमने उठाया सबसे पहले, तो उसके अंदर बहुत बार लिखा होगा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। इस लाइन का, इस वर्ड का यूज़ किया होगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब
अब जब कभी भी हमें ये दिखेगा ना किसी भी एक्ट में एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो इसका मतलब कि हमें रूल्स पे जाना है और वो चीज़ जो प्रेस्क्राइब करी गई है ना वो रूल्स में प्रेस्क्राइब करी गई है। हमारे पास एक्ट बनने का एक पूरा लंबा प्रोसीजर होता है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन रूल्स उस पूरे लंबे प्रोसीजर से नहीं बनते, है ना, वो जल्दी पास हो जाते हैं। तो इसलिए हम एक्ट के अंदर क्या स्पेस छोड़ते हैं कि एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई भी हमें जल्दी चेंजेस करने होंगे तो वो कहाँ पर करेंगे, रूल्स में करेंगे। जैसे कि हम जीएसटी एक एक्ट है, तो जीएसटी के अंदर हम देखते हैं ना जो हमारे रेट्स है या उसके अंदर अमेंडमेंट्स कितनी फास्ट आती है, तो उसकी अमेंडमेंट्स फास्ट किस लिए आ पाती है, क्योंकि वो रूल्स में चेंजेस करते हैं। एक्ट में चेंजेस हम उतनी जल्दी नहीं कर सकते, है ना। तो हम एक्ट के अंदर क्या लिखते हैं, एज मे बी प्रेस्क्राइब, और जब कभी हम एक्ट में ये देखेंगे कि एज मे बी प्रेस्क्राइब लिखा हुआ है तो हमें कहाँ पर जाना है, रूल्स में जाना है और फिर उस बात को रूल्स में पढ़ना है। ठीक, तो रूल्स की डेफिनेशन क्या हो गई, रूल्स आर मेड एंड अमेंडेड बाय central government which have to be read with the act। ये हो गया रूल्स। तो रूल समझ में आ गया ना क्या है, इतना कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट हमें रेगुलेशन करना है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रेगुलेशन। अब आपको पता होगा कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो ऐसे हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है। तो जो लॉ रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए पास होता है उसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, लॉ पास्ड बाय a regulatory body is called regulation। ठीक है, एग्जाम्पल सेबी। नेक्स्ट है हमारे पास बायलॉज। अब जैसे रेगुलेटरी बॉडी होती है, इसके अंदर की जो थिंग्स होती है वो मैनेज करने के लिए कि कौन किस पोजीशन पे काम करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कैसे वो लोग कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब अंदर के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती है उनको हम लीगल क्या बोलते हैं, बायलॉज। regulatory body make bylaws to manage their own affairs। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडी के खुद के अफेयर्स, खुद की चीज़ें संभालने के लिए जो हम रूल्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाय लॉज। करेक्ट, इतना हो गया।
अब हमारे पास रह क्या गया, ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हाउ एन एक्ट इज़ मेड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का। एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर वो ड्राफ्ट कहाँ पर जाता है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। जब यहाँ से पास हो जाता है या फिर यहाँ पर हमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो वापस में ड्राफ्ट में चेंजेस करेंगे। देन यहाँ से पास होने के बाद वो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो हमें चाहिए होता है एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट उसे एग्री करता है तो फिर वो क्या बनता है, एक एक्ट बनता है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है एक एक्ट बनने का। लेकिन अगर जैसे सपोज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे प्रोसेस से जाएं कि ड्राफ्ट, लोकसभा, राज्यसभा, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देन एक्ट, तो हम अगर कोई हमें इमरजेंसी पे लॉ पास करना है तो हम क्या पास करते हैं, ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। तो ऑर्डिनेंस क्या हो गए कि जब हमें इस पूरे प्रोसेस से नहीं जाना, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें अर्जेंट कोई एक्ट की ज़रूरत है, तो हमें क्या पास करना होगा, ऑर्डिनेंस पास करना होगा। तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, जो हम अर्जेंट सिचुएशन में पास करते हैं। ठीक है, क्या इसको लिखना है तो इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट ऑर्डिनेंस लिखते हैं। ठीक, तो ऑर्डिनेंसेस इज पास्ड बाय प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया व्हेन देयर इज़ अर्जेंट नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग अ लॉ। मतलब हमारे पास हम इतने स्टेप से ना जा कर के हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं, है ना। हमने अभी ये वाला स्टेप किया ही नहीं और हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट से पास करवा करके हमने उसको एक्ट बना दिया व्हेन देयर इज़ अर्जेंट रिक्वायरमेंट। बट व्हेन पार्लियामेंट इज़ इन सेशन तो हमें पार्लियामेंट में भी उसको पास करना होगा विद इन 6 वीक्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो स्टेप 3 पहले हो गया यहाँ पर और वो एक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, एक केस लॉ। केस लॉ आर द केस स्टडीज। केस स्टडीज़ क्या है, जो हमारे पास ऑलरेडी केस लॉज पहले हो चुके हैं, जो ऑलरेडी केस पहले कोर्ट में हो चुके हैं, उसको हम एज समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए लॉ को पढ़ते हैं, वो हमारे हो गए केस लॉज। नोटिफिकेशन हमारे नॉर्मल नोटिसेस होते हैं। ओके, तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा, बेसिक हमने लॉ के बारे में, एक्ट के बारे में समझा। लॉ इन सबको मिलकर के बनता है। एक्ट के अंदर सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस आते हैं। एक्ट में कई बार सारी बातें नहीं लिखी होती तो वो हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं रूल्स में, हम रूल्स में जा कर के पढ़ेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए रेगुलेशंस होते हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर अपने ओन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बायलॉज बनते हैं। अगर हमारे पास अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो हम ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। केस लॉज हमारी केस स्टडीज़ होती है और नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट पर नोटिसेस आ जाते हैं वो होते हैं हमारे नोटिफिकेशंस। ठीक है, इतना क्लियर सबको? अब हमारे पास जो अभी हमें पढ़ना है वो है कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले जो एक्ट होता था वो होता था कंपनीज एक्ट 1956। इसके पहले भी होता था और सबसे पहले हमारे पास वो चार्टर्ड एक्ट होता था, वो किंग्स एंड क्वींस वाला। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ रिसेंट जो प्रीवियस एक्ट है वो क्या है, कंपनीज एक्ट 1956। उस एक्ट में क्या थे ना, 658 सेक्शंस थे। फिर 2030 में सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस कम हो गए, हमारे पास 470 सेक्शंस आ गए। यहाँ पर हमारे पास बहुत कम रूल्स थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा रूल्स आ गए। हमने क्या मतलब कि अगर कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं जल्दी तो ज़्यादा रूल्स होने चाहिए उसके लिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ ही फॉर्म नंबर थे, फ्यू फॉर्म नंबर्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देयर आर मोर नंबर ऑफ फॉर्म्स। अभी जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम बहुत सारे फॉर्म्स देखेंगे, AOC 4, MGT 7, SH, मतलब कि बहुत सारे फॉर्म्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे फॉर्म नंबर बहुत कम होते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज हो गए। रूल्स कम थे, ज़्यादा रूल्स हो गए। 658 सेक्शंस थे, 470 सेक्शंस हो गए।
ठीक, हमें 470 सेक्शंस भी नहीं पढ़ने हैं, सारे 470 सेक्शंस हमें नहीं पढ़ने हैं अभी भी, ठीक है। और साथ के साथ एक एक्ट पढ़ने से पूरा लॉ पढ़ लेता है ये भी नहीं होता, क्योंकि एक्ट के साथ हमें क्या क्या पढ़ना होता है, रूल्स रेगुलेशन, और कोई अगर नोटिफिकेशन आया है तो उससे रिलेटेड कोई केस स्टडी है, तो अगर हम इतना सब पढ़ते हैं तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि हमने पूरी नॉलेज गेन कर ली उस वाले पूरे उसके एक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया प्रीवियस कंपनीज एक्ट का और करंट कंपनीज एक्ट का। ये लिखना है। ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में ये लाइन भी आएगी कि द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर है। डन। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि जैसे हम कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे ना, तो उसके अंदर हमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस होती है। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एक्ट होगा ना, उसके सेक्शन 2 के अंदर जनरली डेफिनेशंस होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशन होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्ट्स के अंदर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है। हमारे पास ऐसे भी एक्ट है जिसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एक्ट्स में सेक्शन 2 में क्या होती है, डेफिनेशंस, ठीक है। जो सेक्शन 1 होता है वो मोस्टली क्या बताता है कि एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, वो कमेंट्स कब हुआ था, ये सब बातें सेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, देन बाकी चीज़ें सेक्शन 3 से शुरू होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमें देखनी है कि क्लॉजेस और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। कंपनीज एक्ट, इधर कंपनीज एक्ट लिखा हुआ दिख रहा है कहीं? हाँ, अब देखो ये क्या है, ये हमारा कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट है, ठीक है। मतलब कि बिना किसी चेंजेस के, जैसे हमारी बुक में भी कंपनीज एक्ट गिवन है, लेकिन उसमें चेंजेस करके सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा सा गिवन होता है। तो ये हमारा क्या है, बेयर एक्ट। अब इसके अंदर है हमारे पास ये टाइटल कंपनीज एक्ट 2013। फिर अभी चैप्टर 1, अभी मैंने बताया चैप्टर्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा क्या है, प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर 2 सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, और सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। फिर उसके बाद चैप्टर 2 आएगा जिसके अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 3 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अभी आपको जो मैं समझा रही थी वो क्लॉज और एक बार सेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, ये तो हमारा सेक्शन है, ये तो पता है सबको कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है, ठीक है। अब उसके अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं।
फिर उसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, फिर उसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं, वो सब क्लॉजेज होते हैं। इस तरीके से एक्ट बनता है हमारा। अब ये तो हमें पता है कि ये क्या है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 1 2 3 4 गिवन है, ये हमारे सब सेक्शंस हैं या क्लॉजेज हैं, ठीक है। हमें इसका कैसे पता लगेगा कि कौन सा सब सेक्शन है और कौन सा क्लॉज है। देखो, क्लॉज जब भी लिखे होंगे ना, उसके लिए हमारे पास एक बेस लाइन गिवन होगी, ठीक है। जब कभी भी सेक्शन के बाद कोई बेस लाइन नहीं गिवन और डायरेक्ट हमारे पॉइंट्स शुरू हैं, तो इसका मतलब वो सब सेक्शंस है। लेकिन सेक्शन के बाद जब बेस लाइन है, उसके बाद पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो क्या है, क्लॉजेज है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या एवरेज प्रोस्पेक्टस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको किसी भी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट वर्ड्स लग रहे हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो क्लॉजेज में हमें क्या समझना है कि क्लॉजेज के जो पॉइंट्स होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन जो सब सेक्शंस लिखे होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। समझ में आया डिफरेंस? क्लॉज का हमने क्या बोला कि बेस लाइन गिवन होगी और सब सेक्शन के लिए बेस लाइन गिवन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्लॉजेज एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होंगे और सब सेक्शंस एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे। जैसे सपोज अब एक सेक्शन और देखते हैं इसके लिए। अब ये सेक्शन 3 है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पर कोई बेस लाइन नहीं गिवन, डायरेक्ट पॉइंट नंबर 1 लिखा है, तो ये सब सेक्शन हो गया। और फिर उसके अगर सब पार्ट्स है तो वो क्या हो गया, क्लॉज हो गया, ठीक है। तो हमें मतलब यहाँ पर चेक करना है कि अगर यहाँ पर बेस लाइन है तो उसके बाद क्या हम बोलेंगे, सब सेक्शन। सॉरी, अगर क्लॉज लाइन गिवन है तो उसके बाद का हम बोलेंगे क्लॉज, अगर नहीं है तो उसके बाद का हम सीधा बोल देंगे सब सेक्शन। डन। तो इसको भी हम उधर लिख लेते हैं। ठीक, एक चीज़ और हम समझ लेते हैं इस चैप्टर शुरू करने से पहले कि हमारे इंडिया में देयर इज़ 3 टायर सिस्टम। नंबर 1, लॉ मेकर। लॉ मेकर कौन है? पार्लियामेंट। नंबर 2, लॉ एग्जीक्यूशन। लॉ एग्जीक्यूट कौन करवाता है? गवर्नमेंट। फिर लॉ इंटरप्रिटेशन। लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है? कोर्ट।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थे, हमारे लॉ और एक्ट के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो हमें लॉ अगर हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए थे, जनरल पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है कंपनीज एक्ट, दोनों में है, सीए इंटर में भी सीएमए इंटर में भी। और फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर है, प्रिलिमिनरी, इसको हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, पहली चीज़ पढ़नी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमें पढ़ना है सेक्शन 1 और फिर हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 2। तो कंपनीज एक्ट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिन डेफिनेशंस के बारे में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, सेक्शन 2 इंट्रोडक्शन पे आओ। द कंपनीज एक्ट 2013 is an act to consolidate and amend the law relating to companies. The legislation was necessitated to meet changes in the national and international economic environment and for expansion and growth of the economy of our country. The Companies Act 2013 received the assent of Honorable President of India on 29th August 2013. अभी हमने लॉ बनने का प्रोसेस देखा था, उसके अंदर हमें प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है। एसेंट मतलब कि एक एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो वो कब मिला था कंपनीज एक्ट के लिए, 29 अगस्त 2013। ये डेट आप याद रखना, 29 अगस्त 2013 को एसेंट मिला था। एंड वॉज नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल गैजेट ऑन नेक्स्ट डे 30th August 2013 फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, स्टेटिंग दैट different dates may be appointed for enforcement of different provisions of the act through notifications। अभी हमने देखा कि कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर जब हमारा एक्ट निकल के आया, मतलब कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, तो उसके बाद पूरे के पूरे 470 सेक्शंस ना एक बार में नहीं आए थे, वो थोड़े के केम इनटू फोर्स आए थे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 1 केम इनटू फोर्स ऑन 30th August 2013। देन नेक्स्ट 98 सेक्शंस केम इनटू फोर्स ऑन 12 September 2013। 143 सेक्शंस केम ऑन 1st April 2014 एंड सो ऑन। तो इतने सारे डेट्स नहीं याद रखने। एक 29 अगस्त को एसेंट मिला था और नेक्स्ट डे पर वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हो गया था, और 30th अगस्त को ही हमारा सेक्शन 1 वॉज केम इनटू फोर्स। देन फर्दर थोड़े करके कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आते गए थे। देन कंपनीज एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन विथ 470 सेक्शन। इस एक्ट के अंदर ना हमें बहुत सारे रूल्स भी देखने हैं। तो रूल्स बेस्ड लेजिस्लेशन विथ 470 सेक्शंस, 7 schedules. The entire act is divided into 29 chapters. तो अभी हमने लिखा कि 470 sections, 7 schedules और 29 chapters. Each chapter has at least one set of rules. The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simply regulations and strengthen the interest of investors. Thus, this act makes our corporate regulations more contemporary. ये बातें हमने देख ही ली थी। इसके अंदर हमें याद करने वाली क्या चीज़ है कि सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स ऑन 30th अगस्त, उसी डे पर हमारे पास ऑफिशियल गैजेट में आया था और एक दिन पहले हमारे पास एसेंट मिला था। और कंपनीज एक्ट कंप्राइजेज ऑफ 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर्स। बस ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं क्या लिखा है। फर्दर सेक्शंस डील विद द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। इट सेज दैट एक्ट shall extend to whole of India। पहले होता था कि कुछ एक्ट्स हमारे पास ऐसे थे जिसमें लिखा होता था एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो अब हमारे सारे एक्ट्स कहाँ पर है, पूरे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, होल ऑफ इंडिया पे है। दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाई द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। Accordingly, this section came into force at once, and remaining provisions of this act shall came into force on such date as central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this act,
and any reference in any provision to the commencement of this act shall be construed as reference to the coming into the force of that provision. तो वही बात अभी हमने देखी कि एक दिन पर सारे सेक्शंस नहीं आए थे, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग सेक्शंस हमारे फोर्स में आए थे. दिस सेक्शन फर्दरमोर स्टेट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अभी जब हम कंपनी की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 में, वहाँ पर भी कंपनी की डेफिनेशन में क्या होती है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट 2013 वाला एक्ट, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर जो भी कंपनीज बनी हुई होती है उन सब कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर इस पेज पर, पेज नंबर 2 पे हमने फर्स्ट चीज़ क्या देखी, दिस एक्ट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, हमने ये देखा. दूसरा पॉइंट ये है कि एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है. ये जो एक्ट है हमारा, एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, सेकंड चीज़ हमें ये देखनी है. तो कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा, 2013 वाली कंपनीज पर तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था, वो वाली कंपनीज भी आज एग्जिस्टिंग है, तो उन कंपनीज पर भी 2013 का कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. डन. एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हैं, उसके पहले हम ये पढ़ते हैं. फर्स्ट टाइटल क्या है इसका, कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट, सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स एट वंस एंड रिमेनिंग सेक्शन ऑन डिफरेंट डेट्स. ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए. अब एप्लीकेबिलिटी में हमने क्या देखा, कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, और कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, जो 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है और प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है. दूसरी चीज़, इंश्योरेंस कंपनीज. क्या आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक्ट होता है ना. तो अब कंपनीज एक्ट क्यों इंश्योरेंस कंपनी पर एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनीज का तो अपना एक्ट होता है ना. तो जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के अपने एक्ट ने अगर कोई बात नहीं बताई हमें, तो हम किसके पास जाएंगे, फिर कंपनीज एक्ट के पास जाएंगे उस प्रोविज़न को पूरा करने के लिए. दूसरी चीज़, अगर हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनीज का एक्ट है और जो कंपनीज एक्ट है, उन दोनों में अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आ गई, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट कुछ और बोल रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है सेम चीज़ के लिए, तो हम किस एक्ट को फॉलो करेंगे, हम पहले इंश्योरेंस कंपनीज के एक्ट को फॉलो करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. वैसे ही बैंकिंग कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट फॉलो होता है. कंपनीज प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, उस पर भी कंपनीज एक्ट फॉलो होता है. कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, कंपनीज एक्ट फॉलो होगा. और एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी एंटिटीज या ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं, उन पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. डन. समझ में आ गया. टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, ये सब हमारे किस में लिखा है, सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है. डन. अब एक बार ये रीड करते हैं. एग्जाम्पल 1, ABC लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of January 1972 अंडर कंपनीज एक्ट 1956. तो क्या इस कंपनीज पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है या नहीं है? है, बिकॉज द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ. So the Companies Act 2013 shall also be applicable on ABC Limited. B point, insurance companies except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of Insurance Act 1938 or Insurance Regulatory and Development Act 1999. इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 है, साथ में IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999 भी है. लेकिन तब भी हम इन पे कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात है जो इन एक्ट्स में हमें नहीं मिलेगी, तो हम किसको फॉलो करना होगा, हमें कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा. लेकिन अगर एक्सेप्ट कोई चीज़
इनकंसिस्टेंट हो गई, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 या फिर IRDA एक्ट 1999 के साथ, कंपनीज एक्ट के साथ मैच नहीं करा वो पॉइंट, तो हमें पहले कौन सा एक्ट को फॉलो करना होगा, स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो करना होगा, मतलब इंश्योरेंस एक्ट या IRDA एक्ट को पहले फॉलो करना होगा। डन। सेम ऐसी चीज़ लिखी है बैंकिंग कंपनीज के लिए भी। बैंकिंग कंपनीज के लिए भी एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर कोई पॉइंट यहाँ गिवन नहीं है तो हम फॉलो करेंगे कंपनीज एक्ट को, लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो पहले किसको फॉलो किया जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को। ठीक। थर्ड पॉइंट, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सो फार एज द said provisions are inconsistent with the provision of Electricity Act 2003। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। सेम वही बात कि अगर कोई पॉइंट नहीं है तो कंपनीज एक्ट, अगर इनकंसिस्टेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट for the time being in force except so in far the said provision are inconsistent with the provision of any such special act। जैसे ये सारी कंपनीज थी, इनके अपने स्पेशल एक्ट थे। अगर कोई और भी कंपनी है, एनी अदर कंपनी जिसके पास स्पेशल एक्ट है, उस पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। अगर कोई भी पॉइंट इनकंसिस्टेंट होता है तो पहले हम फॉलो करते हैं स्पेशल एक्ट, देन बाद में हम फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट। एफ, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट for the time being in force, as the central government may by notification specify in this behalf, subject to such exceptions, modification, adaptation as may be specified in the notification। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन निकाल करके किसी और बॉडी कॉर्पोरेट पर, किसी और कंपनी पर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड हो जाती है, उसके ऊपर भी क्या लगा सकती है, कंपनीज एक्ट को लगा सकती है। ठीक है, तो डन। समझ में आ गया कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है, कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। इंश्योरेंस कंपनी पर एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनीज पर एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर एप्लीकेबल है, कोई भी कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट उन पर एप्लीकेबल है। और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या हो गया, कोई भी एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। किसमें, ये जनरल पॉइंट हो गया ना। ये सारे हमने बोला कि ये तीनों पॉइंट्स के अंदर हमने देखा इनके अपने स्पेशल एक्ट है ना। तो ये एक जनरल पॉइंट डाल दिया कि कोई भी कंपनी अगर स्पेशल एक्ट से रेगुलेटेड है तो हम वहाँ पर भी कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे। मतलब ये पॉइंट इसलिए एक्ट में डाल दिया कि अगर हमारे पास कोई और भी कंपनी आती है जिसके ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है तो वो कंपनी पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। मतलब एप्लीकेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास ये वाला पॉइंट है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर स्पेशल एक्ट लगेगा उस पर कंपनीज एक्ट भी फॉलो होगा। लेकिन हाँ, ये सारे हमें पास स्पेसिफिक दे दे कि इंश्योरेंस कंपनी भी है, बैंकिंग कंपनी भी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी है, इन सब के स्पेशल एक्ट्स हैं, तो इन सब पर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है। साथ में अगर कोई ऐसी और कंपनी होती है जिस पर स्पेशल एक्ट है तो उस कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 में FCI और NHAI ये हमारे बॉडी कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल दे दिए, बस कुछ ऐसे है। आगे यहाँ पर क्या लिखा है, द टर्म एक्सेप्ट इन सो फार एज मीन एक्सक्लूडिंग टू द एक्सटेंट दैट इज इफ एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्ट टू विच कंपनी इज रेगुलेटेड then that company shall comply with the provision of respective act or acts which is governed or regulated by। तो ये मैंने आपको ये बात भी समझा दी है कि अगर कोई भी कंपनी जिसके ऊपर स्पेशल एक्ट लगते हैं तो और वो स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मतलब दोनों में सेम पॉइंट के लिए अलग अलग बातें लिखी है, तो हम पहले रिस्पेक्टिव एक्ट को प्रायोरिटी देंगे। हम कंप्लायंस पहले रिस्पेक्टिव एक्ट का करेंगे, देन कंपनीज एक्ट पे आएंगे।
सेक्शन 1 कंप्लीट। सेक्शन 1 में क्या क्या है हमारे पास, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन, ये सब सेक्शन 1 के अंदर है कंपनीज एक्ट 2013 में। सेक्शन 2 है हमारे पास डेफिनेशंस का। सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज डेफिनेशन सेक्शन। It provides various terminologies used in the act. Definitional sections or clauses are known as internal aid to construction. MCQ के लिए याद रखना कि डेफिनेशनल सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारी हेल्प करता है एक्ट को समझने के लिए, ठीक है। और डेफिनेशन का सेक्शन हमारे पास वो पूरा हमने क्यों बनाया होता है, ताकि कोई वर्ड है पूरे एक्ट में हम उसे बार बार ना एक्सप्लेन करते रहे, इसलिए हम पहले से एक डेफिनेशनल सेक्शन क्लॉज बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड कैन बी इमेंस हेल्प इन इंटरप्रेटिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग द इनैक्टमेंट और एनी पार्ट्स ऑफ द एक्ट। और ये हमारी हेल्प करता है, जो डेफिनेशनल क्लॉजेज या सेक्शंस होते हैं ये हमारी हेल्प करता है पूरे एक्ट को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। Also, according to clause 95 of section 2, words and expression used and not defined in this act but defined in Securities Contract Regulation Act 1956 or Security and Exchange Board of India 1992 or Depositories Act 1996 shall have meanings respectively assigned to them in those act. अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट ने नहीं बताई, तो हमें वो डेफिनेशन हम कहाँ पर सर्च कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में, सेबी एक्ट 1992 में, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में। अगर हमें डेफिनेशन इन सब एक्ट्स में भी नहीं मिलती है तो उसके बाद फिर हम उसकी लीगल डिक्शनरी पर जाते हैं उस डेफिनेशन को सर्च करने के लिए। When a word or phrase is defined as having a particular meaning in the enactment, it is that meaning alone which must be given to it while interpreting a section of the act unless be anything repugnant to in the context. Section 2 states that in this act unless the context otherwise requires. अब हमारे पास डेफिनेशंस शुरू हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे, ठीक है। हमारे पास डेफिनेशंस अभी करते हैं कंटिन्यू। क्या अभी तक किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन आतिफ, शुभम और ट्विंकल, एक स्टूडेंट और था, नहीं 3 ही थे। अब डेफिनेशनल क्लॉज इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर।
डेफिनेशंस हमारे पास मीन्स वाली होती है, इंक्लूड्स वाली होती है, एम्बिगस डेफिनेशन होती है, और चौथी डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट। ठीक है, हम जैसे डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि एम्ब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स लिखा है, ऐसे ही कुछ डेफिनेशंस में लिखा होगा इंक्लूड्स, ऑल्टर एंड ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स। ठीक है, तो अब जो मीन्स वाली डेफिनेशन है ना उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इसका मतलब है जो लिखा है उसका मीनिंग वही है। ठीक है, मीन्स वाली डेफिनेशन का मतलब, अब एक बार सर को बोल दो, रूपम एक बार देखना। मीन्स वाली डेफिनेशन का मतलब ये है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब कि जितना लिखा है उतना ही उसका मीनिंग है। ठीक है, इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसके अंदर वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये डू नॉट डिफाइन द टर्म। इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे कि एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। क्या डिफरेंस हुआ? मीन्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन को बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। मीन्स रेस्ट्रिक्टिव है, दिस इज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर, मतलब जितना लिखा है ना उस डेफिनेशन में उस वर्ड का मीनिंग उतना ही है। ठीक, इंक्लूड्स का मतलब हो गया कि उसके अंदर ना और भी पॉइंट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। इंक्लूड्स में, इंक्लूसिव डेफिनेशन में हमारे पास जो लिखे होंगे पॉइंट्स वो एग्जाम्पल्स कुछ दिए होंगे, मतलब उस डेफिनेशन के अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड अभी हो सकती है। और इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये डिफाइन नहीं करता है टर्म्स को, बल्कि हमें हमारे पास क्या देता है? एग्जाम्पल्स देता है, और उस एग्जाम्पल में और भी एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स और इंक्लूड्स का मतलब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है एम्बिगस डेफिनेशन। एम्बिगस डेफिनेशन का मतलब कि जो डेफिनेशन दी है ना उस डेफिनेशन को समझाया ही नहीं गया, मतलब कि बस कुछ लिख दिया है लेकिन उससे पढ़ के हमें समझ में ही नहीं आता कि डेफिनेशन मतलब मीनिंग क्या निकल के आया। हाँ, जैसे सपोज ये वाली डेफिनेशन है, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। अब यहाँ पर ये इंक्लूड डेफिनेशन है, हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्या इन्होंने डिविडेंड वर्ड को मतलब समझाया कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तो इंक्लूड्स में इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है वो चीज़ हो सकती है, लेकिन क्या डिविडेंड का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन को पढ़ के? तो इस तरीके के डेफिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? एम्बिगस डेफिनेशन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग ही हमें समझ में नहीं आता। समझ गए तीनों? अब लास्ट है डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी सेक्शन। अगर दूसरे सेक्शन में हमारा कोई कंटेक्स्ट अलग है तो हम ये वाली डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास कहीं पर भी एक्ट में उस डेफिनेशन का मीनिंग वो कुछ और लिख रहे हैं तो उस कुछ और को पहले फॉलो करेंगे, और डेफिनेशनल क्लॉज में जो मीनिंग लिखा हुआ है उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर हमारे पास हमें ये वर्ड देखने को मिल रहा है, डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट, सेक्शन ऑफ द एक्ट अनलेस देयर बी एनीथिंग रिपग्नेंट इन दैट कंटेक्स्ट। इसका मतलब भी यही है कि अगर हमें कहीं पर कुछ और उस वर्ड का मीनिंग दिख रहा है तो हम वो जो उस टाइम पर वहाँ पर लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे, और सेक्शन 2 में जो लिखा है ना उसको फॉलो नहीं करेंगे। इसका मीनिंग ये है, इसको ना आप हिंदी में लिख लो या तो, कि अगर कहीं और कुछ और लिखा है तो उसको पहले फॉलो करेंगे और इसको फॉलो नहीं करेंगे। एम्बिगस डेफिनेशन वो डेफिनेशन हो गई जिसको हमें समझाया ही नहीं गया कि उसका मीनिंग क्या है,
वो हो गई एम्बिगस डेफिनेशन। मीन्स वाली डेफिनेशन होती है एग्जॉस्टिव या रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, मतलब जितना लिखा है उतना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन, जिसे हम डिफाइन वो नहीं कर रहे उस टर्म को, और खाली उसमें एग्जाम्पल्स लिखे हुए और उसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। तो ये हो गया हमारा पूरा डेफिनेशन का। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ये वाला जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा ना, ये टॉपिक हमें दोबारा से पढ़ना है जब हम वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर हम पूरा इंटरप्रेट की किसका मीनिंग क्या है। तो जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ चुके होंगे, तो फिर वो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें कुछ बातें वैसे ही समझ में आ जाएगी कि इसका मीनिंग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये टेबल हो गई सबकी। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास किसकी गिवन है, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की। मीन्स a memorandum containing the salient features of prospectus as may be specified by Security and Exchange Board by making regulation in this behalf। हमें आगे चल के चैप्टर में ना अलग अलग तरीके के प्रोस्पेक्टस वैसे भी पढ़ना है। इस वाले टॉपिक को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। अभी बेसिकली प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा। प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टीजमेंट होता है जो हमारे पास हम इशू करते हैं ताकि हम लोगों से क्या करवा सकें, हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करवा सकें। तो उसी का एक टाइप होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। और भी तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, और भी प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है ना, उस प्रोस्पेक्टस का एक समराइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सच प्रोस्पेक्टस एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो सेबी ने जो बोला है वो बातें हम इसके अंदर लिखते हैं, और ये हमारा प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट बनता है। और ये हमारा एक तरीके से ना ये टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। और इसको अभी हमें और डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें। Accounting standards means standard of accounting or any addendum thereto for companies or class of companies referred to in section 133. तो section 133 of the act deals with the central government to prescribe accounting standards. As per the section, central government may prescribe the standard of accounting or any addendum thereto as recommended by the Institute of Chartered Accountant of India, constituted under section 3 of Chartered Accountant Act 1949 in consultation with and after examination of the recommendations made by NFRA। तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। कोई भी अकाउंटिंग करने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो वही लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग है या कोई उसे एडिशनल मैटर फॉर कंपनीज या फिर क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 133। जो भी क्लास ऑफ कंपनी सेक्शन 133 में लाई करेंगी, उन सब कंपनीज को ये स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे पास है 29 स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, उनको फॉलो करना होगा। सेक्शन 133 में क्या लिखा है, ऑफ द एक्ट डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एज पर दिस सेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, इनको प्रेस्क्राइब करता है कि कंपनीज को ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। और ये इनको रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड करता है NFRA, एक अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये रिकमेंड करते हैं। फिर इंस्टीट्यूट
क्या करता है आगे बोलता है कंपनीज को इन सबको फॉलो करने के लिए, कि मतलब जितनी भी कंपनीज है वो अपनी अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करेगी। Section 133 is to be read with Rule 7 of the Companies Rule 2014. Accordingly, the standard of accounting as specified by the Companies Act 1956 shall be deemed to be the accounting standard until accounting standards are specified by central government. Till NFRA is constituted under Section 132, central government may prescribe standard on accounting or any addendum thereto, Institute of Chartered, repeated words है. Further, in exercise of the powers conferred by Section 133, central government in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standard prescribe that companies Rules 2006, the Companies Indian Accounting Standard Rules 2015 may be followed. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमेटी कंपनीज को ये एडवाइस किया है कि उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 को फॉलो करना है। ठीक, इतनी बातें वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी अपने आप में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको मतलब ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बस इतना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी क्लास ऑफ कंपनीज़ को जो कि सेक्शन 133 में रेफ़र किया गया है उन सबको फॉलो करने हैं बस। फिर ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एडिशंस, ओमिशंस और सब्स्टिट्यूशन। ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई एडिशन करना, कुछ चीज़ हटाना या कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है MOA, Memorandum of Association of the companies as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or applied in pursuance of this act। तो आर्टिकल्स में मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, उसके अंदर जो ओरिजिनली फ्रेम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का होता है उसको भी आर्टिकल्स बोलते हैं। अगर हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया तो वो भी हमारा आर्टिकल्स कहलाएगा। अगर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर बनाया गया था वो भी हमारा आर्टिकल है, और इस एक्ट वाला आर्टिकल तो आर्टिकल है ही। ये क्या, ठीक है, तो आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच वाज ओरिजिनली फ्रेम, ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम, प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। देन दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence includes a joint venture company। ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20% का कंट्रोल रखती है, एंड बट नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास मोर देन 50% का कंट्रोल होता है ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए अरेंजमेंट किया गया है नेट एसेट्स का, और मतलब कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए दो कंपनी साथ में आई हैं, उसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी हो गई, जो दूसरी कंपनी पे कंट्रोल रखती है मोर देन 20% बट लेस देन 50%। Explanation: the expression significant influence means control of at least 20% of total voting power or control or participation in business decisions under an agreement. The expression joint venture means
joint arrangement whereby the parties have joint control of arrangement have rights to net assets of the arrangement. तो एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी है? कंपनी ए का कंपनी बी में 25% का कंट्रोल है, तो कंपनी ए कंपनी बी की क्या कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए? 20% का, और अगर 50% से ज़्यादा का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%। अब 20% का कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल हो सकता है वोटिंग पावर में, कंट्रोल या फिर पार्टिसिपेशन हो सकता है हमारा बिजनेस डिसीजन में। कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या है? कंट्रोल होना वोटिंग पावर में, या फिर कंट्रोल होना बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर एसोसिएट कंपनी में हम जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जॉइंट कंट्रोल रहता है नेट एसेट्स पर दोनों कंपनीज का। ठीक है, क्लियर? एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हमारे पास ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है ऑडिट, उसके अंदर हमें देखना है अलग अलग हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? सारी कंपनीज को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने होते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मीन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और एनी एडेंडम देयरटू फॉर द कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सबसेक्शन 10 ऑफ क्लॉज ऑफ सेक्शन 143। सो 143 में क्या है? हमें बोला गया है, हमें प्रेस्क्राइब किया गया है कि हमें कंपनीज को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिट करने के। जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में सुना होगा, किसका होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वैसे ही हमारे पास क्या होता है? एसएज होता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो उसको भी कंपनीज को फॉलो करना होता है। 8th, हो गया आप सबका टेस्ट? आता है ना? 3 क्वेश्चन रह रहे, 6 क्वेश्चन थे टोटल। सबसे इजी आंसर याद नहीं आ रहा। आपका हो गया रूपम? Authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of the company to be maximum amount of share capital of the company. तो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो हमारे एमओए के अंदर हम लिखते हैं, है ना? जो हम जब हम कंपनी को, थोड़ा आराम से बोलो, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ऑथराइज कैपिटल मेंशन करते हैं। तो जब हम इशू करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, हमारी शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के ज़्यादा कभी नहीं जा सकती। तो ये हमारा क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स कलेक्टिव बोर्ड ऑफ बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जब सारे डायरेक्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं, उन कलेक्टिव बॉडी को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड। 11, अब जब हम ये पूरा कंपनीज एक्ट आगे पढ़ेंगे तो हमें ये सारे वर्ड्स उसमें देखने को मिलेंगे, तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एंड any other body corporate not being a company defined in this act which the central government may by notification specify in this behalf. बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड क्या होती है?
notified by the government. Body corporate includes company incorporated outside India, मतलब कि फॉरेन कंपनीज वो इंक्लूड करी, बट बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड क्या नहीं होगी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ या कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि नोटिफाई करी है गवर्नमेंट ने, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे. तो एक ये वाली डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. बॉडी कॉर्पोरेट कि मतलब कि इसका एक्सटेंट वाइडर हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड होती है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, है ना. और हमने एक चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी, यहाँ पर एफ पॉइंट में हमने देखा था, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट for the time being in force as the central government may notification specify in this behalf subject to such exception modification adaptation. इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ बॉडी कॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है. कौन से बॉडी कॉर्पोरेट पर, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं उन पर, उन बॉडी कॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन सब बॉडी कॉर्पोरेट्स पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा. इसका मतलब क्या हो गया कि सारी मतलब कि बस इतना समझ के रखना कि ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी. सब बॉडी कॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, कुछ बॉडी कॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा जिनको कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा सिर्फ उन पर. ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्ड, मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो कहीं पर भी वर्ड दिखे बुक एंड पेपर और बुक और पेपर, तो इसका मतलब कि वो सारे हमारी पेपर्स चाहे वो पेपर फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो. फॉर एग्जांपल कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई डीड, कोई वाउचर, राइटिंग्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, उन सबको हम क्या बोलेंगे, बुक्स एंड पेपर या फिर बुक्स और पेपर. नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट includes records maintained in respect of all sums of money received and expended by the company. सारा अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ या जो हमने एक्सपेंस किया, and matters in relation to its receipts and expenditure taken place. Second, all sales and purchases of goods and services by the company, assets and liabilities and item of cost. ये सब मिल करके हमारा क्या बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या क्या देखो, इसके क्या क्या आ गया, इसके अंदर P&L वाली चीज़ें आ गई, है ना, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, सेल्स एंड परचेजेस. फिर हमारे पास बैलेंस शीट वाली चीज़ें आ गई, एसेट्स और लाइबिलिटी. और लास्ट पॉइंट में आइटम्स ऑफ कॉस्ट. इन सबको मिलकर के हमारा क्या बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और यहाँ पर लिखा है इंक्लूड्स. इंक्लूड्स का मतलब कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है इतने ही पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. Branch office. Branch office in relation to the company means any establishment described by such company. तो कंपनी ने कुछ उसके रिलेशन में अपनी मतलब ब्रांच बना करके रखी है, तो उस दूसरी ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफिस. कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, जितनी कैपिटल कंपनी ने कॉल करके रखी है. पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, है ना. टोटल कैपिटल क्या होती है, जो हमारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में होती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी कैपिटल हमने कॉल करी है फॉर पेमेंट. चार्ज. चार्ज मीन्स इंटरेस्ट ऑन लीन created on property or assets of the company or any of its undertaking or both as security and includes a mortgage. तो चार्ज क्या होता है, जो हम किसी लाइक एसेट वगैरह पर अगर हमने कोई भी लोन लिया है तो हम बदले में कुछ क्या रख रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई एसेट हमारे एज सिक्योरिटी हम रख रहे हैं, तो उस सिक्योरिटी को हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज. ठीक है, कोई हमने लोन लिया, कोई हमने बोरोइंग ली और उसके बदले हमने जो प्रॉपर्टी या कोई एसेट कंपनी का एज सिक्योरिटी रखा है, उस सिक्योरिटी को क्या हम बोल रहे हैं, चार्ज. नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949.
who holds a valid certificate of practice under subsection 1 of section 6 of that act. तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट के डेफिनेशन आप जाकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में देख लो, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है एज पर सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। CEO means an officer of the company who has been designated by such it। CEO कौन होता है, जिसको वो डेजिग्नेशन दी गई हो, वो डेजिग्नेशन का पर्सन CEO कहलाएगा। CFO जिसको हमने CFO की डेजिग्नेशन दे दी, जिस पर्सन को हमने एज CFO अपॉइंट किया वो हमारा CFO हो जाता है। हमें जो मेन बात है वो क्या ध्यान में रखनी है कि CEO और CFO इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, KMP की मैनेजरियल पर्सोनल। 20th company means a company incorporated under this act और any previous company law। वो होती है कंपनी जो 2013 या 1956 वाले एक्ट में जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो कहलाएगी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1973, टाटा स्टील लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1907, Infosys Limited incorporated in year 1981. Such companies are incorporated under Companies Act 1956। तो ये सारी कंपनीज 2013 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई थी एज पर एक्ट 1956 प्रीवियस कंपनी लॉ। ये सब भी हमारे इस वाले कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ट्रीट की जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम इतनी ही डेफिनेशन रखेंगे। एक बार हम जो भी हमने आज पूरा पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा। हमने देखा कि लॉ क्या होता है। लॉ होता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन प्लस ऑर्डिनेंसेस प्लस बायलॉज प्लस नोटिफिकेशन प्लस केस लॉ, इन सब को मिलकर के क्या बनता है, लॉ बनता है। एक्ट के अंदर सेक्शन सबसेक्शन क्लॉजेस सब क्लॉजेस होते हैं। देन रूल्स होता है, अगर कहीं पर भी एक्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो हम किसके पास जाएंगे, रूल्स के पास जाएंगे। मतलब कि अमेंडमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक वो छोड़ा हुआ है एक चीज़ की, मतलब कि हम जल्दी से अमेंड कर पाए, तो वो हम किसके थ्रू कर पाएंगे, रूल्स के थ्रू। रेगुलेशंस पास कौन करता है, रेगुलेटरी बॉडी के लिए जो हमने लॉ पास किया है वो होता है रेगुलेशन। उसके इंटरनल अफेयर्स होते हैं बायलॉज। ऑर्डिनेंसेस होता है जब हमारे पास अर्जेंट नीड होती है तब हम ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। केस लॉ केस स्टडीज़ होते हैं। नोटिफिकेशन नोटिसेस होते हैं जो ऑफिशियल गैजेट पर निकलते हैं, रिटन और प्रिंटेड। पिछला कंपनीज एक्ट और ये कंपनीज एक्ट हमने बताया डिफरेंस देखा था। कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल, 29 चैप्टर्स होते हैं। फिर हमने क्लॉजेज और सब क्लॉजेज सब सेक्शन के बीच डिफरेंस देखा। 3 टायर सिस्टम होता है, लॉ मेकर, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ इंटरप्रिटेशन। देन हमने देखा था डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन से पहले इंट्रोडक्शन, ये सब तो हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन 1 हमने शुरू किया था। सेक्शन 1 में था टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। टाइटल इज कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट अलग अलग डेट्स पर अलग अलग सेक्शंस आए थे। एप्लीकेशन है हमारे पास कंपनीज, दिस एक्ट, प्रीवियस एक्ट, स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज, और फिर लास्ट में कोई भी एंटिटी जो कि नोटिफाइड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर डेफिनेशन सेक्शंस के अंदर क्या होता है, मीन्स होते हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूज होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये टर्म को डिफाइन करते हैं, टर्म को डिफाइन नहीं करते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। एम्बिगस डेफिनेशन, वो डेफिनेशन जो कुछ भी हमें बताते नहीं है उस वर्ड के बारे में। और डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर कहीं और उस डेफिनेशन के बारे में लिखा है तो हम वो एप्लीकेबल करेंगे और ये वाला एप्लीकेबल नहीं करेंगे। देन हमने डेफिनेशंस देखे। एवरेज प्रोस्पेक्टस दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसे डिटेल में पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद
ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन कि अगर हम कुछ भी एडिशन ओमिशन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसको ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन। आर्टिकल्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो ओरिजिनली फ्रेम किया गया हो वो, जो टाइम टू टाइम ऑल्टर किया गया हो, प्रीवियस कंपनी लॉ का भी इंक्लूड होगा और इस कंपनी लॉ का भी इंक्लूड होगा। एसोसिएट कंपनी मतलब जिसके पास जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे, मतलब कि मोर देन 20% बट सब्सिडरी ना हो तो लेस देन 50 एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वही कि सेक्शन 143 में हमारे पास बताया गया कि कंपनीज को ऑडिटिंग आराम से रूपम आराम से तो एसेज भी हमें फॉलो करने होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी हमें फॉलो करने होता है ऑडिट करने के लिए। फिर उसके बाद ऑथराइज कैपिटल होता है मैक्सिमम अमाउंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन के अंदर इंक्लूड होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डू नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। देन बुक्स एंड पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। विवेक रूपम रुक जाओ 2 मिनट। बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड पीएनएल के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स और कॉस्ट। फिर ब्रांच ऑफिस वही दूसरा इस्टेब्लिशमेंट हमारा। कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी कैपिटल हमने कॉल करी। देन चार्ज जो एज सिक्योरिटी हमने प्रॉपर्टी या एसेट रखा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में डेफिनेशन लिखी है वो। देन सीईओ सीएफओ मतलब जो उस जिसको एज सीईओ या सीएफओ अपॉइंट किया गया हो वो। बट ये दोनों हमारे क्या होते हैं कि एमपीज, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब 21 से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। क्या किसी को कोई डाउट है? अकाउंट्स में तो मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा है, कहीं कहीं पर थ्योरी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर थ्योरी नहीं, थ्योरी भी आ सकती है बट उसके अकाउंट्स में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं और कुछ चैप्टर्स अलग से भी हैं। हाँ, ब्रांच अकाउंटिंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है लास्ट में जाकर, और अमेलगमेशन है और कंसोलिडेशन, मतलब ये सारे चैप्टर्स, ये मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। और बाकी हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं साथ में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ थ्योरी वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल वाले हैं, ऐसे है। आतिफ और ट्विंकल, आप दोनों को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है। एक बार आप सीएमए का पूरा बता दोगे जो जो सब्जेक्ट्स आप ले रहे हो, और एक बार इसका सिलेबस वगैरह सब कब तक कवर करा दोगे? सीएमए का अभी हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, तो वही मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन सी है कंपनीज एक्ट वो मेजर है हमारे पास 40%, वही हम पहले शुरू करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी। सेक्शन डी में एक ही चैप्टर है बस और वो 15 मार्क्स का है, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो मेजर पोर्शन है, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है और उसके अंदर वो दोनों चैप्टर्स मतलब सेक्शन ए और बी मिलकर के 45% बनता है। तो वो हम कंपनीज एक्ट जैसे ख़त्म, आराम से बोलो, कंपनीज एक्ट जब ख़त्म होगा ना तब उसके बाद हम फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी पे आएंगे। अच्छा, तो ये सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा? ये सब मैम एक बार आप मैम से भी एक बार बात कर लेना, मतलब मैं आप फिर आपको मतलब या तो क्लास के बाद एक बार अलग से एक बार बात करके फिर, हाँ है ना? ठीक है, क्लास के बाद कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक है। आतिफ आप डन? कुछ डाउट? ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑडिट